नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो कक्षा 12 के विज्ञान विषय से संबंधित है और एनसीईआरटी की जो मुख्य पुस्तक है उससे हम लोग हल कर रहे हैं। अध्याय का नाम है नाभिक, अंग्रेजी में इसे कहते हैं न्यूक्लियस। आइए चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं, ये एनसीईआरटी की मुख्य पुस्तक है। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि 94 प्लूटोनियम 239 के विखंडन गुण बहुत कुछ 92 यूरेनियम 235 से मिलते जुलते हैं। प्रति विखंडन विमुक्त औसत ऊर्जा 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 किलोग्राम शुद्ध 94 प्लूटोनियम 239 के सभी परमाणु विखंडित हों तो कितनी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा विमुक्त होगी। चलिए भाई, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। सवाल को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम कि 92 प्लूटोनियम 239 से, ठीक है, 92 प्लूटोनियम नोट डाउन करते जाएं। 92 प्लूटोनियम 239 के प्रति विखंडन से विमुक्त औसत ऊर्जा और ये है हमारी 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको क्वेश्चन में दी गई है। आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 92 प्लूटोनियम 239 का परमाणु भार नोट करेंगे। तो आपको पता है परमाणु भार ऊपर लिखा रहता है, तो ये हो जाएगा 239। आइए आगे चलते हैं। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि 92 प्लूटोनियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, तो आपको पता है आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लिया कि इसलिए 92 प्लूटोनियम 239 के परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर कैपिटल एन। कैपिटल एन होता है अवोगाद्रो संख्या 6.023 × 10⁻23। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नीचे लिखेंगे इसलिए 1 किलोग्राम में उपस्थित, ठीक है। सबसे पहले तो हम 92 प्लूटोनियम 239 का ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिख दें। तो यहाँ पर हमने नोट डाउन किया 92 प्लूटोनियम 239 का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, और ये हो गया आपका 239 ग्राम। अब हम लोग नीचे लिखेंगे क्या कि यहाँ पर हम थोड़ा आंशिक संशोधन करना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं कि 1 मोल 92 प्लूटोनियम 239 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर कैपिटल एन बराबर 6.023 × 10⁻23। अब हम लोग नीचे लिखेंगे यहाँ पर सवाल को हल करते समय कि 92 प्लूटोनियम देखिए थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है हमारी तरफ से। प्लूटोनियम का परमाणु द्रव्यमान 239 होता है और परमाणु क्रमांक जो है वो 94 होता है। मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा और यहाँ पर आप करें 94। भूलवश मैं यूरेनियम का परमाणु क्रमांक देख गया, तो ये 94 कर दीजिए। आई होप कि आपने इसे बिल्कुल अन्यथा नहीं लिया होगा।
पढ़ाते समय कुछ ना कुछ गलतियाँ संभव होती हैं। अब हम लोग नीचे लिखेंगे कि 94 प्लूटोनियम 239 के एम ग्राम में परमाणुओं की संख्या बराबर, ये हो गया आपका आवोगाद्रो संख्या बटे, नीचे हो गया आपका द्रव्यमान संख्या गुणे m। फिर नीचे लिखेंगे कि आपसे कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम शुद्ध प्लूटोनियम के सभी परमाणु विखंडित किए जा रहे हो, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो नीचे लिखेंगे इसलिए 94 प्लूटोनियम 239 के 1000 ग्राम में परमाणुओं की संख्या बराबर, और ये हो गया आपका n अपॉन द्रव्यमान संख्या गुणे 1000। अच्छा, एक चीज़ का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर हम n का मान रखेंगे तो n का मान हो जाएगा आपका 6.023 गुणे 10⁻23 गुणे 1000 बटे द्रव्यमान संख्या कितना है आपका 239। अब जब हमने इतना रखा और काटा पीटा तो कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा 2.52 गुणे 10⁻24 और आगे लिख देंगे हम परमाणु। इतने परमाणु रहेंगे 1000 ग्राम प्लूटोनियम में। अब नीचे हम लोग नीचे लिखते हैं, नीचे लिखेंगे कि अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम के संलयन के एक संलयन से 100 वाट का विद्युत बल्ब कितनी देर तक प्रकाशित रखा जा सकता है? संलयन अपक्रिया निम्नलिखित प्रकार से दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नोट डाउन करेंगे ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम होता है 1H2 की संलयन अपक्रिया। ठीक है, और ये हो गया आपका 1H2 प्लस 1H2, तो ये का निशान लगा देंगे 2He3 प्लस स्मॉल n प्लस 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, फिर हम नोट डाउन करेंगे ड्यूटेरियम की मात्रा और वो हमको दी गई है 2 ग्राम, तो हमने उसको भी नोट डाउन किया कि ड्यूटेरियम की मात्रा 2 ग्राम है। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि 1 मोल अर्थात 2 ग्राम ड्यूटेरियम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर नोट डाउन किया कि 1 मोल ड्यूटेरियम ब्रैकेट में हमने लिख दिया 2 ग्राम में परमाणुओं की संख्या और आप सभी लोग जानते हैं कि आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, मतलब ये कैपिटल एन के बराबर होगी, और ये हो जाएगा आपका 6.023 गुणे 10⁻23। फिर आगे चलेंगे। अब कितना किलोग्राम ड्यूटेरियम दिया गया है हमको? ड्यूटेरियम हमको दिया गया है 2 किलोग्राम, तो यहाँ पर ड्यूटेरियम की जो मात्रा है वो 2 ग्राम ना होकर के 2 किलोग्राम है, तो इसको हम सही करके लिखते हैं 2 किलोग्राम। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे इसलिए 2 किलोग्राम में या 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम में परमाणुओं की संख्या बराबर, अभी हो जाएगा आपका कितना?
ये हो जाएगा आपका आवोगाद्रो संख्या बटे परमाणु भार गुणे मात्रा, और मात्रा किस में होनी चाहिए, ये मात्रा ग्राम में होनी चाहिए। आवोगाद्रो नंबर कितना दिया गया है 6.023 गुणे 10⁻23। परमाणु भार ड्यूटेरियम का कितना होता है 2, चूँकि ड्यूटेरियम का प्रतीक होता है 1s2 और इसकी मात्रा 2 किलोग्राम है, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। चूँकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इसलिए 2 किलोग्राम बराबर हो जाएगा हमारा 2000 ग्राम। तो 2000 का हम आपस में इसमें गुणा कर देंगे, और जब गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 6.023 गुणे 10⁻23 गुणे 1000, और ये हो जाएगा आपका 6.023 गुणे 10⁻26। 1000 को 10⁻3 में कन्वर्ट करते हुए फार्मूला लगाएंगे a की पावर m गुणे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अब हम लोग नीचे लिख डालेंगे यहाँ पर कि अपक्रिया से स्पष्ट है कि जब ड्यूटेरियम के 2 परमाणु संलयित होते हैं तो 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। प्लस लगा हुआ है ना, तो ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अपक्रिया से स्पष्ट है कि जो क्रिया का समीकरण आपको दिया गया है, या लिख सकते हैं अपक्रिया के समीकरण से स्पष्ट है कि अपक्रिया के समीकरण से स्पष्ट है कि ड्यूटेरियम के परमाणुओं के या ड्यूटेरियम के 2 परमाणुओं के संलयित होने से तीन 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। प्लस लगा हुआ है ना, इसलिए मुक्त होगी, माइनस लगा होगा तो इसका मतलब है कि उसको ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे कि इसलिए संलयन अपक्रिया में प्रतिनाभिक उत्पन्न कुल ऊर्जा, यहाँ पर नोट डाउन किया, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए संलयन की क्रिया में प्रतिनाभिक उत्पन्न कुल ऊर्जा और वो गया E बराबर। अब देखिए जो टोटल ऊर्जा मुक्त हो रही है उसमें हम लोग भाग दे देंगे परमाणु भार का। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3.27 बटे परमाणु भार 2 और गुणे आवोगाद्रो संख्या n का गुणा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बटे 2 गुणे 6.023 गुणे 10⁻। आवोगाद्रो नहीं, आवोगाद्रो की जगह पे हम लोग 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम के परमाणुओं की संख्या का गुणा करेंगे। ठीक है, आवोगाद्रो से हमने 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम में जो परमाणुओं की संख्या उपस्थित है उसका मान निकाल लिया है। अब हम लोग इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका आगे लगा देंगे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हम जब भाग देंगे तो एक चीज़ और आएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका, चूँकि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻−19। ठीक है, 1.6 गुणे 10⁻−19 वोल्ट। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻−19 गुणे 10⁻6 और आगे क्या लगा देंगे जूल। तो ये हो जाएगा आपका जाकर के 3.27 बटे 2 गुणे 6.023 गुणे 10⁻26 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19 गुणे 10⁻6। अब जब इन सबको आपस में सॉल्व किया तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है
1.576 गुणे 10⁻14 और इकाई क्या लगा देंगे जूल। इसको आप सिंपलीफाई करिएगा, सरल करिएगा, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बल्ब की क्षमता। बल्ब की क्षमता कितनी दी गई है, 100 वाट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सवाल को हल करने के लिए कि बल्ब की क्षमता P बराबर 100 वाट। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 100 वाट को हम लोग लिख सकते हैं 100 जूल प्रति सेकंड। वाट की जगह पे हम जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। अब हम लोग नीचे चलेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए 1 सेकंड में बल्ब द्वारा खपत ऊर्जा, इसलिए 1 सेकंड में और वो कितनी है हमारी 100 जूल। और आपसे कह रहा है कि कितने समय बल्ब चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बल्ब जलने का समय, संलयन से जो ऊर्जा प्राप्त होगी उससे बल्ब जलने का जो समय होगा वो कितना रहेगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो वैल्यू निकाली है आपकी वो हो गई आपकी 1.576 गुणे 10⁻14 पहले निकाली थी और बटे 100, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कि यहाँ पर हमने इकाई लगा दी सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सेकेंड को हम साल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कि 1/1.576 गुणे 10⁻14 बटे नीचे हो जाएगा आपका 100 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 24 गुणे 365। अब आप सोच होंगे कि इतना परिवर्तन एकदम कैसे आ गया, तो उसके लिए आप ज़रा समझेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1 साल बराबर 365 दिन, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका एक दिन बराबर 1/365 साल, ठीक। अब इसके बाद एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो यहाँ हो गया आपका एक दिन बराबर 24 घंटा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। इसी के आधार पर हमने सेकेंड को किस में बदल दिया है, साल में बदल दिया है, ठीक है। अब ये हो जाएगा जब हम इसको काटे पीटेंगे तो यहाँ पर हम पहली बार कैलकुलेटर का आपके साथ इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो ये आ रहा है 4.9 गुणे 10⁻4 साल और आगे लगा देंगे लगभग। तो ये जो आपका संलयन से प्राप्त ऊर्जा है वो 4.9 गुणे 10⁻4 साल रहेगी लगभग, और ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से सवाल बताया जाए ताकि आपको कोई समस्या भी न रहे और सवाल भी बेहतर तरीके से आप सीख जाए। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि 2 न्यूट्रॉनों के आमने सामने, ठीक है, 2 न्यूट्रॉनों के आमने सामने की टक्कर के लिए कूलाम अवरोध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संकेत दिया गया है कि कूलाम अवरोध की ऊंचाई का मान
इन न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाले उस कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल के बराबर होती है जो एक दूसरे के संपर्क में रखे जाने पर उनके बीच में आरोपित हो जाता है। यह मान सकते हैं कि न्यूट्रॉन दो FM प्रभावी त्रिज्या का है। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, आप भली बातें जानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब दो न्यूट्रॉन आपस में टकराते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी d के रूप में व्यक्त की जाती है। अब हम लोग जो है नीचे चलेंगे और लिखेंगे कि न्यूट्रॉन के नाभिक की त्रिज्या, न्यूट्रॉन के नाभिक की त्रिज्या और ये हमको जो है दी गई है 2FM। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1FM फेम्टोमीटर इसको बोलते हैं बराबर 1.0 गुणे 10 की घात -15 मीटर। ये होते हैं एसआई यूनिट के प्रीफिक्स। इनकी वैल्यू याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे चैनल में इससे संबंधित एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप अनिवार्य रूप से उसको ज़रूर देखें। तो ये जो त्रिज्या हो जाएगी वो 2 गुणे 10 की घात -15 मीटर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, FM का मतलब होता है फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हो जाएगा इसलिए दोनों न्यूट्रॉनों की त्रिज्याओं का योग, दोनों न्यूट्रॉनों की अब देखिए भाई, ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 10 की घात -15 प्लस 2 गुणे 10 की घात -15 और ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 10 की घात -15 और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि न्यूट्रॉन के नाभिक पर आवेश, तो न्यूट्रॉन के नाभिक पे क्या आवेश होता है, वही जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूट्रॉन के नाभिक पर आवेश, नीचे नोट डाउन किया, लिखेंगे चूंकि न्यूट्रॉन के नाभिक पर आवेश और ये हो जाएगा आपका बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और ये हो जाएगा आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि दो न्यूट्रॉनों की न्यूट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर हमने लिख दिया, इसलिए दो न्यूट्रॉनों की और वो गया V बराबर E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D।
आइए भाई, अब यहाँ पर क्या है आपको पता है कि ये एक वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये हो गया आपका जाकर के v बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन d का मान क्या है आपका 4 गुणे 10 की घात -15। ठीक है, चलिए भाई अब आगे क्या करना है हमको, आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और v बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमने यहाँ पर रख दिया 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और इन सारे मानों को हमने फार्मूला v बराबर E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी में प्रतिस्थापित करने की कोशिश की, और v बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 का होल स्क्वायर अपॉन 4 गुणे 10 की घात -15। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने की सोचेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 का होल स्क्वायर बटे 4 गुणे 10 की घात -15 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब ये हो गया आपका v बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, और नीचे वाला 1.6 गुणे 10 की घात -19 ऊपर वाले 1.6 गुणे 10 की घात -19 से कट गया, और अब जब यहाँ पर पूरा सॉल्व किया तो आ रहा है 3.6 गुणे 10 की घात 9 -19 + 15, और पूरा सॉल्व करते हुए चले आए। अंत में हमने क्या किया कि जो v की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम नीचे लिखेंगे कि दो ड्यूटॉन निकाय के कूलाम अवरोध की जो ऊंचाई है वो 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। इसके अलावा हम एक और तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम दो ड्यूटॉन निकाय के कूलाम अवरोध की ऊंचाई कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हमने इनको बताया कि प्रारंभ में प्रत्येक ड्यूटॉन की गतिज ऊर्जा स्मॉल k है। जब ये ड्यूटॉन एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तब इनकी कुल गतिज ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। आइए जरा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा U रहे तब क्या होगा, ये होगा आपका U बराबर k/k और U बराबर हो जाएगा हमारा 2k। अब हम लोग चलेंगे, गतिज ऊर्जा का एक फार्मूला होता है, ठीक है, उस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो नीचे लिखेंगे चूंकि गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन नीचे हो जाएगा R। आइए आगे चलते हैं। अब क्या हो जाएगा आपका, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2k के बराबर। ठीक है, आप सभी लोगों को मालूम है कि ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, 2k के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये किसकी ऊर्जा है, ये हमारी विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो ये हो जाएगा आपका 2k बराबर इतना। अब नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका k बराबर 1/2 ब्रैकेट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। फिर हम यहाँ पर सारे मान प्रतिस्थापित करेंगे और k बराबर 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे। ये होती है 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे नीचे हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -15। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जब इसको पूरा सिंपल करेंगे, सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व करके देखा है तो आपका आ रहा है आपका 5.76 गुणे 10 की घात -14 और इकाई लगा देंगे जूल, और इसके बाद जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा k बराबर 5.76 गुणे 10 की घात -14 बटे 1.6 गुणे 10 की घात -19 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाग देने के बाद हमारा निकलेगा 3.6 गुणे 10 की घात 5
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा K बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 2, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो करके हमारा कुछ ऐसा रहेगा, K बराबर 360, ठीक है, और गुणे 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो गया K बराबर 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही चीज कहलाएगी विभव प्राचीर। बराबर 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम कंफ्यूजन की स्थिति में थे। हमने V का मान 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला, और वो चीज़ यहाँ पर हम लिख देंगे कि विभव प्राचीर है। तो यहाँ पर लिखेंगे विभव प्राचीर बराबर 360 KeV। आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। आइए चलते हैं अब हम अंतिम सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, नाभिक अध्याय का अंतिम सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि समीकरण R बराबर R0 A की पावर 1/3 के आधार पर दर्शाइए कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व लगभग अचर है, अर्थात A पर निर्भर नहीं करता। यहाँ R0 एक नियतांक है तथा A नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। आइए भाई शुरू करते हैं हम लोग सवाल को हल करने के लिए। देखिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे नाभिक की त्रिज्या को व्यक्त करने वाला समीकरण, और वो समीकरण होता है हमारा R बराबर R0 A की पावर 1/3। अब नीचे चलेंगे, जहां R0 क्या है, स्थिरांक है, और A क्या है हमारा, A है द्रव्यमान संख्या। फिर नीचे हम लोग चलेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि दर्शाइए कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व लगभग अचर है, अर्थात A पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे नाभिकीय द्रव्य घनत्व, और ये हो जाएगा आपका रो, और ये हो गया आपका नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का आयतन। चले भाई, अब नाभिक का द्रव्यमान क्या है, नाभिक का द्रव्यमान हम A मानेंगे, और नाभिक का जो द्रव्यमान है वो हम M मानेंगे, और नाभिक का जो, फिर से समझेंगे, नाभिक का औसत द्रव्यमान हम स्मॉल m मानेंगे, इसलिए नाभिक का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो Ma हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे माना नाभिक का औसत द्रव्यमान M है, इसलिए नाभिक का द्रव्यमान ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा Ma। आइए शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रो बराबर Ma अपॉन आयतन क्या होता है 4/3 पाई R3, ठीक है। अब हम लोग R नाभिक की त्रिज्या माने हुए हैं, पहले ही समीकरण से स्पष्ट है, R बराबर R0 A की पावर 1/3। चलिए ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3Ma अपॉन, नीचे हो गया आपका 4 पाई, और R का मान हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा R0 A की पावर 1/3। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब ये हो गया आपका साथ में इसका होल क्यूब भी हो जाएगा। अब जब ये होल क्यूब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3Ma अपॉन 4 पाई, और ये हो गया आपका R0
का क्यूब इंटू ए। फार्मूला होता है यहाँ पर लगेगा ए की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू एन। तो ये हो गया ए की पावर 1/3 की होल पावर 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया आपका a। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अतः यहाँ पर लिखेंगे स्पष्ट है कि यहाँ a से a को कैंसिल भी कर दिया और रो बराबर हमारा बचा 3m/4πr0 क्यूब। नीचे लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि परमाणु पदार्थ का घनत्व नाभिक की द्रव्यमान संख्या ए से स्वतंत्र है। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको सवाल हल करने के तरीके अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे वीडियोस में हमारे साथ जुड़े रहें। जल्द ही एक नए वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।